आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगला नंबर भारत का है। इस लेक्चर के दो पहलू होंगे। पहला पहलू ये होगा कि हम देखेंगे कि सीआईए का रोल क्या होता है, ठीक है, हमें कैसे सरकारें गिराते हैं ये सब के सब। और दूसरा, क्यों भारत में, क्या भारत में ये हो सकता है, ठीक है। इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगा। टोटल 10 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा ऐसा अगर हो सकता है तो क्यों, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एआई का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो चालू हो गया। अगर आप 23 सितंबर से पहले ये कोर्स लेते हैं तो 1 साल की वैलिडिटी है। तो टोटल 10 लेक्चर्स होंगे। एआई अवतार मास्टरी कोर्स, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। तो देखो, नेपाल में हुआ। अब देखिए, ये बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि हमारे नेबर्स को अनस्टेबल किया जा रहा है। हमारे पड़ोसी में अस्थिरता आती जा रही है, जो कि सही बात नहीं है। शुरुआत हुई थी इसकी पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान तो शुरुआत से ही अनस्टेबल है, ठीक है। मतलब शुरुआत इसकी श्रीलंका से हुई थी। श्रीलंका, अच्छा, श्रीलंका में भी प्रो चाइना, ठीक है। सेकेंड आपका पाकिस्तान, अगेन प्रो चाइना, राइट। थर्ड आपका बांग्लादेश, प्रो इंडिया। फोर्थ नेपाल, प्रो चाइना, ओके। श्रीलंका की बात करें तो ये चाइना ने श्रीलंका की आबादी को बर्बाद कर दिया। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जो रेवोल्यूशन हुए हैं, उसका मूल कारण यही है। सीआईए, देखिए अमेरिका क्या करता है, अमेरिका की सीआईए और बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, रशिया, बहुत ये सब काम होता रहता है कि सरकार को अनस्टेबल करो। और ये बहुत आसान है। आपको लगता होगा कि ये बड़ा टफ है। नो 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 नो, इट इज़ वेरी ईजी। मैं 10 लोगों को बोलूंगा ना कि सुनो आग लगानी है, बोले क्यों लगानी है, मैं बोलूंगा ये लो 10 लाख रुपए पकड़ो, आग लगा दो। 1 सेकंड नहीं सोचेंगे। हो सकता है उनमें इक्का दुक्का अंदर उसकी चेतना हो। जो पैसे का खेल चल रहा है ना पूरी दुनिया में, जो ये जॉर्ज सोरोस हो गया, रॉकफेलर हो गया, ये जितने भी जॉर्ज सोरोस और भयानक जो कहते हैं ना कि दुनिया तो कुछ लोग चला रहे जो सामने नहीं आते, जिसको डीप स्टेट बोला जाता है। आपको जो दिख रहा है वो नाम मात्र है। चंद्रगुप्त मौर्य सरकार नहीं चला रहा था, सरकार चला रहे थे आचार्य चाणक्य, है ना। तो जो दिखता है वो है नहीं, वो तो खाली पर्दे के पीछे है। ठीक ऐसे जैसे मूवी डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, बहुत सारे लोग जो है वो पीछे मिलके मूवी बनाते हैं, है ना। वो हीरो को खाली आप देखते हैं, उसकी कोई महत्वाकांक्षा, मतलब उसका कुछ नहीं है बेसिकली। तो ऐसे ही यहां पे डीप स्टेट काम करता है। तो ये जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, स्पेशली, मतलब आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो एक अपवाद है। बाकी श्रीलंका में, श्रीलंका की इकोनॉमी बर्बाद, तो लीडर्स के खिलाफ दिमाग खराब। अच्छा देखिए, इसमें क्या है ना कि पहले रशिया था, अभी चाइना है। चाइना और अमेरिका आमने सामने हैं। तो पहले होता क्या है कि चाइना क्या करता है, चाइना पैसे से खरीदता है देशों को। श्रीलंका को खरीदा उसने, भयंकर पैसे दिए, लीडर्स चुन के भेजे, लीडर्स को ले जेबें मालामाल कर दी, जिससे सारी चीज़ें प्रो चाइना के हिसाब से हो रही थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ चाइना ने बर्बाद किया, जिसकी वजह से लोगों का दिमाग खराब हुआ। देखिए, लोग ही नायक होते हैं, लेकिन सपोर्ट कौन कर रहा है? बिना सपोर्ट के ये पॉसिबल है? चाइना एक बहुत ही इंटेलिजेंट देश है। चाइना ने ये समझ लिया था कि हमारे देश को कोई हिला नहीं पाएगा। पहले ऐसा हुआ था, लेकिन हमारे देश को कोई भी हिला नहीं पाएगा। और 1800 से 1900 के बीच में ये जो 100 साल हैं, बहुत दिक्कतें हुई थी, ह्यूमिलिएशन पीरियड जिसको बोला जाता है। तो चाइना ने क्या किया, सब कुछ अपना बना लिया। लेकिन जितने भी ये देश देख रहे हो, इनका अपना कुछ नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया। तभी ज़्यादा खतरा है, सब अमेरिका का है। तो जब सब अमेरिका का है तो अमेरिका के लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अमेरिका की सरकार कंट्रोल कर सकती है। समझ लीजिए इस बात को। वो आपके व्हाट्सएप तक, यूट्यूब तक, सब जगह एल्गोरिथम को चेंज करके चीज़ें करवाई जा सकती हैं आसानी से। ये कोई बहुत टफ काम नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरीके से भारत अमेरिका पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और जहां पे चाइना देखता है जब अमेरिका की, भाई ये देश हमारे, क्योंकि हमको साउथ ईस्ट एशिया सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वहां पे इंडिया है। और यही एक ऐसी जगह है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो अनस्टेबिलिटी हमने वेस्ट एशिया में पूरा बर्बाद करके रखा हुआ है, ठीक है। आप एक भी देश उठा के देख लीजिए कौन सा स्टेबल देश है। कोई भी देश, चाहे आप इराक ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, सीरिया, लेबनान, इसराइल, गल्फ कंट्रीज, कुछ भी आपको स्टेबल नहीं मिलेगा। जो अमेरिका के साथ है, जो बिल्कुल अमेरिका के गुलाम है, वो आपको स्टेबल मिलेंगे। और यही देशों का है। ये तो आपस में क्या करते हैं, आपस में इनमें कंपटीशन होता है। आपको लगता है कि अमेरिका डेमोक्रेसी के साथ है? चिली की कहानी देखिए,
अमेरिका अपने हितों के साथ है, उसको जो मन करेगा वो करेगा और आप रोक नहीं सकते। जॉर्ज सोरोज ने क्या किया, बड़ी बड़ी सरकारों को गिराया है, यूरोप को गिराया है, बांग्लादेश में उसने खूब पैसे डाले। बहुत सारी एनजीओ जो है, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो काम कर रही हैं। पाकिस्तान को यही नहीं पता $500 मिलियन दिए हैं अमेरिका ने, लेकिन किसको दिए हैं, उस हिसाब से पैसे डाले जाते हैं, उस हिसाब से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट ऑर्केस्ट्रेट करवाया जाता है, पॉलिटिशियंस बहुत सारे अमेरिका से लगातार जुड़े हुए हैं, उनको पैसा दिया जाता है, बताया जाता है, बाकायदा एक टूल किट दी जाती है, एक प्लेबुक कि गुरिल्ला वॉरफेयर से लेकर कैसे ब्राइब करना है आर्मी ऑफिशियल्स तक। अब जाहिर सी बात है, जो देश जितना ज़्यादा उसके मॉरल या एथिक्स जितनी ज़्यादा ऊपर होंगे वो बच जाएगा, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। हर तरीकों के देखा जा सकता है कि इसको कैसे टैकल करना है, इस सरकार को कैसे गिराना है, इस सरकार की क्या कमजोरियां हैं, और अमेरिका ने इन सारे देशों के साथ वही किया। सीआईए बिल्कुल इन्वॉल्व है। अब ये बलेंद्र शाह की बात हो रही है, भारत में पढ़े, नेपाल में ज़्यादातर लीडर्स भारत में ही पढ़े हैं 90%, तो बलेंद्र शाह को भी अमेरिका का ही एसेट बताया जा रहा है कि अमेरिका के हिसाब से इनको अमेरिका नहीं सीआईए ने प्लांट किया। भारत मोनार्की के साथ है, जो रेवोल्यूशन है उसको इंडिया को बहुत फायदा होगा। सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी देश को होगा इस रेवोल्यूशन से तो वो भारत है, क्योंकि इंडिया कभी भी केपी ओली, ये जितने भी ये नेपाली कांग्रेस है, दो इनकी देखिए दो पार्टी, एक नेपाली कांग्रेस है और एक इनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, एक प्रो चाइना है, प्रो अमेरिका और प्रो इंडिया है, और ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है अभी नेपाल में, ये सारी चीज़ें समेटेंगे ना जब, तो फिर आपको समझ में आएगा। तो वहां इस समय प्रो चाइना सरकार थी, तो इसीलिए डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो इंडिया को मिला। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था दोस्तों, इसकी वजह से प्रोटेस्ट इतने भड़क गए केपी ओली की कार से, तो दिमाग खराब हो गया सबका कि ये हालात हैं, जो कि जायज़ है, नेपाल की मांगे बिल्कुल जायज़ है। लेकिन दोस्तों अभी जो हो रहा है नेपाल में वो टोटल एनार्की है। मैं देख रहा था वहां पे जो टूरिस्ट बेचारे घूमने गए थे वो फंसे हुए हैं। एक पोखरा में टूरिस्ट ने बताया कि मेरा होटल जला दिया, मैं भाग, मुझे डंडों से चेस किया गया, मारा गया मुझे। मैं यही बोलूंगा कि क्या कर रहे हैं। मैं देख रहा था एक सीएनएन का एक रिपोर्टर था, उसको गाली गलौज किया गया कि तो हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, प्रोटेस्ट हो गया, लेकिन जो हिंसा हो रही है कंट्रोल अनकंट्रोल हो गया है ये। अब आपके पास चीजें हैं, सुशीला कार्की को जो है वो प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, इंटरिम केयर टेकर प्रधानमंत्री पता नहीं। और सुशीला कार्की भाई यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही पढ़ी है, ठीक है, बनारस से पढ़ी हैं, 2006 में फिर उसके बाद नेपाल गई और वहाँ पे फिर ये जज बनी, 2016 में पहली महिला जज है, और ये बहुत ही वोकल रही थी। इन्होंने करप्शन को क्रैक डाउन किया, इन्होंने लोगों को पकड़ा, 2017 में इनको हटा दिया, यूनियन मिनिस्टर को जेल भेज दिया था इन्होंने, इतनी ईमानदार। और जब इन्होंने क्या किया ना, इनके ऊपर महाभियोग लाने वाले थे ये लोग, इम्पीचमेंट लाने वाले को जेल में डाल देंगे, तो इन्होंने फिर इस्तीफा दिया और फिर उसके बाद रिटायर हो गई है। रिटायर मतलब रिटायर हो गई, इस्तीफा क्या। और अभी जब ये प्रोटेस्ट हुए तो सुशीला कार्की बढ़ चढ़ के सामने आई और उन्होंने सपोर्ट किया। तो जेनजी ने भी बोला, बलेंद्र शाह ने भी बोला कि आप ही बनिए, ये हिसाब किताब रहा। तो सुशीला कार्की को कमान दी जाएगी, जहां तक अभी हालांकि कुछ पक्का नहीं है। तो सीआईए की ये पूरी प्लानिंग होती है कि पैसा दो, सरकार अनस्टेबल करवाओ, बाकायदा इंटेलेक्चुअल वार करो, लोगों की सोच को बदलो, ग्राउंड लेवल पे प्रोटेस्ट करवाओ, ये सब हो रहा है। तो क्या अगला नंबर इंडिया का है? सबसे बड़ी बात, इंडिया नेक्स्ट है, तो इसको हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हम पहले एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए मेरे हिसाब से इंडिया में कभी इस तरीके का रेवोल्यूशन नहीं होगा। अगर इंडिया का रेवोल्यूशन होगा भी ना तो वो दायरे में रह के होगा। आज़ादी के बाद भारत में रेवोल्यूशन हुए हैं। एक हुआ था आपका संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायणन जेपी के साथ हुआ था, टोटल रेवोल्यूशन, जब पूरा भारत एकजुट हो गया था, लेकिन हिंसक नहीं था वो। भारत में रेवोल्यूशन हिंसक नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था वो था अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011 का। वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। लेकिन उससे सरकार बदली। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार देखिए इंडिया में ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट हुए हैं, किसान प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन उसका एक रीजन था, है ना। सीएए एनआरसी फर्जी के प्रोटेस्ट है। सीएए एनआरसी को तो डॉक्टर्ड करवाया गया था, बहुत सारे ऐसे, लेकिन वो बिना बात के अब देखिए लागू भी हो गया एनआरसी सीएए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
बिना बात के कुछ प्रोटेस्ट करवाए गए हैं, लेकिन मांगे जेन्युइन हैं। अब भारत में क्यों नहीं होगा ऐसा, मैं एक चीज बताता हूं। सबसे पहली चीज यह है कि वी द पीपल, भारत बहुत बड़ा है। अब चाइना में एक ही है, हान चाइनीज, नेपाल में भी यही है। भारत में ना बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे रिलीजन्स है। अब ये क्या है कि आपके फेवर में भी जाता है और आपके लिए नुकसानदायक भी है, डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, लेकिन हर किसी के हित अलग हैं। हो सकता है एक तबका रेवोल्यूशन करे, दूसरा तबका चुप हो, ठीक है, और वो सब पूरा भारत बंधा हुआ है एक बहुत ही शानदार कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत ही जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली चीज, भारत का संविधान इतना ज्यादा ताकतवर है और ये फ्लेक्सिबल है, इसमें लगातार अमेंडमेंट होते रहते हैं। हमारे यहां प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। जहां तक पाकिस्तान में देख लीजिए तो उनका कोर्ट बिका है, नेपाल में उनका कोर्ट बिका है, लेकिन हमारे यहां जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो संवैधानिक दायरे में आता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि अगर उसने कुछ बोल दिया तो आप मना नहीं कर सकते। तो हर कोई, हमारे संविधान को इस तरीके से बनाया गया है कि आप कभी इमरजेंसी लगा ही नहीं सकते, या इस तरीके की एक इंसान कभी भी ऊपर नहीं हो सकता। समझ रहे हो? सबसे पहली चीज, हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरा सेकंड पॉइंट जो है ना, देखिए, अगर हम भारत की इकोनॉमी की बात करें तो मैं ये मानता हूं कि बड़ी दिक्कतें हैं, गलतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा इतना आसान नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी में दिक्कतें हैं, बट पूरी दुनिया में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के कगार पे हैं। बहुत जल्द 4th हो जाएंगे हम, 5वीं तो हो ही गए हैं। तो भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। हमारे यहाँ बेरोजगारी दर है, दिक्कतें मैं बता तो रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि बाकी चीजों में इंडल्ज है। तो एक तरीके से इकोनॉमिकली भारत आगे बढ़ता जा रहा है। और यहां पे भारत के संविधान ने ना हर किसी को बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी दी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट को 371 दिया, कश्मीर को 370 क्यों दिया था मुझे समझ में नहीं आता, वो बेकार था, उसको हटा देना चाहिए था और कश्मीर इंटीग्रेट होगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट क्योंकि वो ट्राइबल है, ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल है, भारत ने कभी किसी के झगड़ा नहीं किया। भारत ने बोला कि भैया तुमको क्या चाहिए, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन से कल अब तक ऐसे ही रहा है। तुमको क्या चाहिए तुम बताओ, तुमको जो चाहिए हम तुमको लिख के देंगे। तो इसीलिए इंडिया ने सम्मान किया। और इकोनॉमिकली जो है दोस्तों, यहां पे हर कोई काम कर रहा है। हालांकि अभी भी मैं चाहता मेरे हिसाब से कि सरकार को बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत है, और प्रोटेस्ट होते हैं सरकार तुरंत झुकती है, तुरंत। जीएसटी रिफॉर्म्स आए ना, ऐसा नहीं कि सरकार झुकेगी नहीं, झुकेगी सरकार। अगर भारत की जनता सड़कों पे आ गई तो सरकार तुरंत ही अपना माइंड बदल लेती है, ठीक है। तीसरा जो है इलेक्शन। देखिए, प्रॉब्लम बाकी देशों के साथ क्या है, बाकी देशों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वहां पे डिक्टेटरशिप है। पाकिस्तान को ले लीजिए, श्रीलंका में भी एक ही परिवार का रूल रहा, बांग्लादेश में भी सेम ही चीज है, ठीक है। लेकिन भारत में ना भाई 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और हर राज्यों में एक सरकार नहीं है। इनफैक्ट लोकसभा राज्यसभा में भी ना अलग अलग, हमारा, मैं बता तो रहा हूं, हमारा देश ऐसा बना है, संविधान ऐसा बना है कि आपकी कभी भी साइमल्टेनियसली मतलब नहीं हो सकती सरकार। हर राज्य में अलग सरकारें हैं और हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं। इस साल भी बिहार में इलेक्शन होंगे, अगले साल भी होंगे। तो जनता के पास ताकत है, जनता आईना दिखाती है। और संविधान में अगर आपकी सरकार हमको पसंद नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है, समझ रहे हो? तो क्योंकि स्टेट वाइज चीजें अलग हैं, जरूरी नहीं कि जो यूपी का मुद्दा हो वही साउथ का, कुछ मुद्दों पे सब कोई साथ में आ जाता है, लेकिन मुद्दे अलग अलग हैं क्योंकि स्टेट अलग अलग है। और स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन स्टेट में भी हो रहे हैं, सेंटर में भी हो रहे हैं, और पंचायत और टाउन लेवल पे भी हो रहे हैं। तो ये जो हाईली डेमोक्रेटाइज्ड सिस्टम है, इसमें खामियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लोगों की चुनी हुई सरकारें ही आती हैं। अब आप इस पर बहस कर सकते हैं, सर जिस सरकार को हम चुन के भेजते हैं, नेपाल में देखिए उसी को हमको हटाना पड़ता है। ये बात सच है। जब तक रेवोल्यूशन अंदर से नहीं आएगा, रेवोल्यूशन ऐसे ही रहेगा। लेकिन वही बात है कि भारत में जो इलेक्शंस जिस तरीके से होते हैं ना, अलग अलग जगह पे, आज भी देखिए हर जगह कांग्रेस की भी सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कुछ जगह बीजेपी की सरकार है। आप साउथ में देखिए तो वहां पे रीजनल सरकारें हैं।
वेस्ट बंगाल में देख लीजिए। तो ये जो डेमोक्रेटाइज्ड सिस्टम है ना कहीं ये चीजें बेहतर करता है। एंड फोर्थ पॉइंट, स्टेबिलिटी। देखिए भारत जो है ना पूरे एशिया में सबसे स्टेबल कंट्री है। दुनिया के लोग भारत आ रहे। आप नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, अरे आप बांग्लादेश में देखो, आप पाकिस्तान देख लो, सारे के सारे भारत से पड़े हुए हैं, चाइना से नहीं है। नेपाल के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, बलेंद्र शाह खुद भारत से पड़े हुए हैं। और हमारे गोरखा रेजिमेंट है, सेम गोज विद बांग्लादेश ऑल्सो। बहुत सारे बंगाली इलीगली भारत में ही माइग्रेट करते हैं, वो पाकिस्तान नहीं जा रहे, वो चाइना नहीं जा रहे, वो तिब्बत नहीं जा रहे, बल्कि पूरा रोड है। आज चाइना से लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये पूरी रोड है। आपको शिप से नहीं जाना है। हाँ, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जाना है तब आपको शिप लेना पड़ेगा, लेकिन आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हो मेरे भाई। तो समझिए कि यहां माइग्रेशन होता है, पाकिस्तानी यहां आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने अपनी स्टेबिलिटी को साबित किया है। दुनिया का सबसे स्टेबल कंट्री है। क्यों? वही संविधान, हर एक चीज भारत में लिखित है। और आप देख लीजिए, आप मतलब आप श्रीलंका की भी अगर बात करते हैं, नेपाल तो भारत से ही चल रहा है। तो ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्टेबल इन्वायरमेंट देते हो तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक ठहर जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आर्मी, फिफ्थ पॉइंट। हमारे यहाँ जो आर्मी है ना, बाकी देशों की आर्मी जो है वो देश को कंट्रोल करती है। आप पाकिस्तान की ले लो, ठीक है, आप बांग्लादेश की भी काफ़ी हद तक, लेकिन हमारे यहाँ आर्मी सरकार के लिए काम नहीं करती है, देश के लिए काम करती है। पॉलिटिक्स और आर्मी बिल्कुल अलग हैं। और हमारे यहाँ भी आप हर कोई जो है वो एग्ज़ाम देके आ सकता है, आर्मी में जा सकता है, तो एक तरीके से जुड़ाव भी होता है। तो आर्मी का रोल अलग है, और आर्मी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे भी दिक्कत होती है तो वहाँ पे इंडियन आर्मी जाती है। अगर बहुत ही खतरनाक लेवल पे प्रोटेस्ट होते हैं तो फिर इंडियन आर्मी उसको, प्रोटेस्ट इन द सेंस कि अगर कोई हिंसा हो गया, वायलेंट, तो वहाँ पे फिर इंडियन आर्मी जाती है और चीज़ को कंटेन करती है। तो एक आर्मी भी बहुत बड़ा रीज़न है, समझ रहे हो। छठा बहुत बड़ा पॉइंट है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज। देखिए ये जितने भी आप देश देखो ना, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत ही वीक है। आप पाकिस्तान आईएसआई को छोड़ दो, बाकी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी अच्छी नहीं है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे सीआईए करता है वैसे भारत भी करता है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में थोड़ी एथिक्स ज़्यादा है। मैं वही अभी सुन रहा था एक का, तो बता रहे थे कि अगर आप कहते हैं ना कि बागी हो जाते हो, या फिर अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसी बाकी हो बाकी देशों में, जैसे अमेरिका तो आपको ख़त्म कर देगा, हमारे यहाँ ख़त्म नहीं करते। अगर आप डबल एजेंट हो जाते हो तब भी हमारे ख़त्म नहीं करते। ऐसे ही है। बोला क्यों? ऐसे ही है। तो एक तरीके से जो इंडिया की अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना, वो तुरंत पकड़ लेती है, तुरंत पकड़ लेती है कि सीआईए ऐसा कुछ करने वाला है, इस तरीके की। और उसके बाद ये भारत भी अपना डीप स्टेट चला रहा है। पूरी स्ट्रैटेजी बनती है कि ऐसे इसको कैसे कंटेन किया जाए, क्या क्या किया जा सकता है, चीज़ें बिगड़ने से पहले ही जो है वो निकाल लो। और कई बार इसमें सरकारें गिरती हैं, नई सरकारें आती हैं, आप समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। फिर उसके बाद दोस्तों एक हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, 7th पॉइंट पे, हमारी हिस्ट्री रही है डेमोक्रेसी की। समझ रहे हो कि मतलब हम ऐतिहासिक तौर पे हम डेमोक्रेट रहे हैं। चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे जब से आज़ाद हमने इलेक्शन कराया, और यहाँ के लोगों को ना डेमोक्रेसी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए ये चीज़ें होंगी नहीं इतना। उसके बाद 8वां पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ कि लोगों का इंटेलिजेंस। देखिए भाई, जो भी हो, लोग जो है ना हमारे यहाँ के बुद्धिमान हैं। कलेक्टिव इंटेलिजेंस आप भारत का कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप पर्टिकुलर इंसान को बोल सकते हो, लेकिन जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है ना, वो हमेशा सही फैसला लेगा, और बहुत जगहों पे सही फैसला लेता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि लोग जहाँ पे जिन मुद्दों पे परेशान रहेंगे, वहाँ बीजेपी नहीं आएगी, वहाँ कांग्रेस नहीं आएगी, वहाँ जो चाहेंगे वही आएगा। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है ना, और ये जो ऐतिहासिक तौर पे कि हमारा जो एक इंटेलिजेंस है, एक सरकार को, जैसे यूरोप में ना पॉलिटिक्स से किसी को लेना देना नहीं है, चाइना में भी इतना लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया में है, पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। फिर उसके बाद जो हमारी आत्मा है ना, वो है हार्ट एंड सोल। जो हार्ट एंड सोल है हमारी,
वो है नॉन वायलेंस। हम हिंसा नहीं करते, बहुत कम ऐसा होता है, और जब हिंसा करते हैं तो फिर सरकार उस पर एक्शन लेती है। लेकिन आमतौर पे जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, आप देखिए फार्मर प्रोटेस्ट ले लीजिए, आप CAA NRC प्रोटेस्ट ले लीजिए, बहुत सारे प्रोटेस्ट वो शांति से हुए हैं, वहाँ पे कम हिंसा हुई है। होता है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन बहुत कम। तो ये जो अहिंसा की नीति है ना, जो महात्मा गांधी, भैया हमारे नोट पे महात्मा गांधी, हर पॉलिटिकल पार्टी को महात्मा गांधी को मानना ही पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भारत में इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती। एंड लास्ट वन इज की जियो पॉलिटिक्स। देखिए कुछ देश ऐसे हैं जो ना बहुत बड़े हैं, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, UK एंड इंडिया। पूरी दुनिया में 12-15 देश ऐसे हैं जो चीज़ों को चला रहे हैं अपने हिसाब से। एशिया में इंडिया और चाइना सबसे बड़े हैं, सबसे ताकतवर है। इंडिया एक एस्पिरेशन है कि हमको अगर होना है तो इंडिया जैसा होना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, दिक्कतें आपको बहुत मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। हेल्थ सिस्टम, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, मेनी थिंग्स आर देयर, लेकिन फिर भी इंडिया इंडिया है, ठीक है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसा आपको दिखाया जा रहा है कि भारत का अगला नंबर है। आप बताइए आपको क्या लगता है और क्या रीजंस आप देंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।